नमस्कार साथियों, जय हिंद। और ये श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए मैं आ गया हूं गणित पेडागोजी के जो प्रश्न हैं एमपी टेट में। आपको सिलेबस आपके एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल वाले खंड में उपलब्ध मैंने करा दिया है। गत वर्ष का जो प्रश्न पत्र है गत बार का एमपी टेट का, वो मैंने उपलब्ध करा दिया है। अगर अपलोडिंग में कुछ टाइम लगेगा, आप जिस समय ये देख रहे हो उस समय आपको ये दोनों चीजें आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। और 50-50 मॉडल पेपर की श्रृंखला का शुभारंभ आज से हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं बड़ा हर्षित हूं, और हर्षित इसलिए हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो अपनी इच्छा जाहिर की मध्य प्रदेश से, और मुझे तो यही जान करके बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा गौरवान्वित हुआ कि एक इतने बड़े राज्य के बच्चे भी मुझसे इतना ज्यादा स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो मुझे जानते हैं। तो मैं आज का ये कोर्स उन सब बच्चों को समर्पित करता हूं। इस फर्स्ट वीडियो से मैं उन सब बच्चों के साथ ये कमिटमेंट करता हूं कि ये 50 मॉडल पेपर्स आपकी पेडागोजी के आपके लिए एक बहुत बड़ा मारक हथियार सिद्ध होने वाले हैं। और आप आश्वस्त भाव से इन 50 मॉडल पेपर्स के कोर्स को आप खरीदिए। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी को एक पंख लगेंगे, ये मैं बोलता हूं। और हमने हमेशा एक बात जो सीखी है, जो ठानी है, वो बात हमेशा एक ये सीखी ठानी है कि हमको अपना बेस्ट, अपना सर्वोत्तम देना है। फिर परीक्षा में जैसा भी आए वो परीक्षा की बात होती है, क्योंकि कठिन भी अगर आ गया, बहुत ज्यादा कठिन, तो सारे बच्चों के लिए कठिन होता है। तो अकॉर्डिंगली फिर मेरिट भी तभी डाउन जाती है। तो फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना सर्वोत्तम तैयारी एक किस तरीके से कर सकते हैं, एक शेप सबसे बेस्ट किस तरीके से दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। पेपर किस तरीके का आएगा इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। तो हम लोग सर्वश्रेष्ठ तैयारी, सर्वोत्तम तैयारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये 50 मॉडल पेपर्स आपके गणित के पूरे पेडागोजी वाले पार्ट को पूरा इतना ज्यादा ठोस तरीके से आपके दिमाग में बिठा देंगे, क्योंकि मैंने आपको ये वादा किया है कि मैं विस्तृत व्याख्या के साथ मैं आपको प्रत्येक प्रश्न समझाऊंगा। तो निश्चित तौर पर हर वीडियो आपके लिए अविस्मरणीय बनने वाला है, मेमोरेबल बनने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुभारंभ करते हैं इस फर्स्ट वीडियो से। फर्स्ट मॉडल पेपर गणित पेडागोजी का आपके सामने मौजूद है। मैं प्रथम प्रश्न से चर्चा प्रारंभ करता हूं, और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए, सबसे प्रारंभ में आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि निश्चित तौर पर इन मॉडल पेपर्स के सारे से आप सेलेक्ट होने जा रहे हो एमपी टेट में। इस दृढ़ निश्चय के साथ और दृढ़ आश्वस्ति भाव के साथ मैं आपके साथ प्रारंभ करता हूं। पहला प्रश्न हमारा है, और पहला प्रश्न वहीं से है जहां से गणित प्रारंभ होता है, वहीं से मेरा प्रश्न प्रारंभ है। प्रश्न है, गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है भूमिका से, परिकल्पनाओं से, विचारों से, स्वयं सिद्धि से। सामान्य तौर पर उत्तर जो होते हैं शिक्षण विधियों में और साइकोलॉजी में, वो आपको करीब करीब एक क्लोज से लगते हैं। आपको लगता है कि ये भी सही है, विचारों से भी हो सकती है, भूमिका से तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको तथ्यात्मक चलना होता है। और तथ्यात्मक गणित के विशेष संदर्भ में आप समझ लीजिए, गणित की प्रत्येक शाखा जो प्रारंभ होती है वो स्वयं सिद्धि से होती है, एक्सियोम्स से होती है, एक्सियोम्स से होती है। और ये एक्सियोम्स जो होते हैं इनको पोस्टुलेट भी बोलते हैं रेखा गणित के संदर्भ में। तो एक्सियम स्वयं सिद्धि क्या होती है? स्वयं सिद्धि होती है गणित के ऐसे सिद्धांत, गणित के ऐसे सिद्धांत या नियम या धारणाएं जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बिना सिद्ध किए ही, उन्हें बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लिया जाता है, सत्य मान लिया जाता है। मैं इस पर प्रकाश डालता हूं, समझ लीजिए।
गणित में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारे नियम इस प्रकार के होते हैं जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि गणित सिद्ध करने का विषय है, प्रत्येक बात जो कही जाती है उसका प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन गणित में कुछ धारणाएं, कुछ नियम सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनको सिद्ध नहीं करना होता है, वो एक्सियम्स कहलाते हैं, वो स्वयं सिद्धि कहलाते हैं। और गणित यहीं से प्रारंभ होता है। कौन से होते हैं, अब बच्चों के दिमाग में जिज्ञासा होगी कि कौन से होते हैं सर वो जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो सामान्य और उनको हम जानते हैं कि हाँ ये बात सत्य है, इसलिए उसको सिद्ध नहीं करना है। कैसे कैसे जैसे कि कोई वस्तु अपने किसी अंश से हमेशा बड़ी होगी, कोई वस्तु अपने किसी अंश से यानी कि अपने किसी भाग से हमेशा बड़ी होगी, ये बात सत्य है। अब इसको सिद्ध क्या करना है, इसको सिद्ध नहीं करना है। कोई वस्तु अपने सभी अंशों का कुल योग होती है, यानी कि एक वस्तु के जितने भी अंश है, जितने भी खंड है, उन सबको मिला देंगे तो उनका मान उस वस्तु के मान के बराबर आएगा, उस राशि के बराबर आएगा, ये भी सत्य है। ऐसी कई सारी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम एक बिंदु पर काटती हैं। दो सरल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को, एक से मैं आपको एक पेज बना देता हूं, देखिए आप समझ लीजिए इसको कि दो सरल रेखाएं हैं, अगर वो एक दूसरे को काटेंगी तो एक बिंदु के अलावा दूसरे बिंदु पर नहीं काटेंगी, तो दो सरल रेखाएं केवल एक बिंदु पर काट सकती हैं, एक से, ये स्वयं सिद्ध है। और मैंने जैसे कहा कि कोई राशि अपने किसी अंश से, अपने किसी भी अंश से सदैव अधिक होती है। अब ये सदैव अधिक होती है, ये स्वयं सिद्धि है। और स्वयं सिद्धि क्या है, एक बिंदु है, ये केंद्र मान करके दो संकेंद्रीय वृत्त अगर बनाते हैं, इसको केंद्र मान करके और इसको केंद्र मान करके, तो संकेंद्रीय वृत्त कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, ये स्वयं सिद्धि है, एक दूसरे को नहीं काटते। तो ऐसी कुछ गणित में कुछ बातें हैं जो स्वयं सिद्ध की श्रेणी में आती हैं, और ध्यान रखिए गणित जो है वो इन्हीं स्वयं सिद्धि से प्रारंभ होने वाला विषय है। आंख बंद करके, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आंख बंद करके आपको मान लेना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी है। लेकिन आंख बंद करने का अभिप्राय तथ्यों से आंख मूंदना नहीं है, आंख बंद करने का अभिप्राय मेरा उस दृढ़ आत्मविश्वास से है। तो गणित की प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि से होती है, और स्वयं सिद्धि एक्सियम्स ये क्या होती है, मैंने बताया ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम, ऐसी धारणाएं गणित की जो स्वयं सिद्ध हैं, नाम से पता है स्वयं सिद्ध है, उनको सिद्ध नहीं करना है। चलिए दूसरा प्रश्न, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। गणित के जो निष्कर्ष होते हैं, हमने गणित की प्रकृति में पढ़ा होगा कि गणित हमेशा तार्किक होता है, गणित हमेशा सार्वभौमिक होता है, गणित हमेशा अविवादास्पद होता है, गणित सर्वमान्य होता है, सभी जगह मान्य होता है। क्यों? ये तर्क पर आधारित है, अच्छी बात है, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए गणित के निष्कर्ष सर्वमान्य यानी कि सभी जगह मान्य है, इसका कारण ये नहीं है कि वे सबके विचारों का आदर करते हैं, इसका कारण ये भी नहीं है कि परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। गणित कभी भी सबका आदर नहीं करता है, क्योंकि सबका आदर करेगा तो सबकी माननी पड़ेगी, तो सब अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष देंगे। तो ना तो गणित सबका आदर करता है, ना परिस्थिति के अनुकूल। परिस्थिति के अनुकूल होगा तो भी अलग अलग जगह अलग अलग निष्कर्ष निकलेंगे। गणित के निष्कर्ष सदैव सत्य के विवेचन से होते हैं, परिस्थिति कुछ भी हो, व्यक्ति कोई भी हो। तो गणित इसलिए सर्वमान्य नहीं है कि परिस्थिति के अनुकूल है, इसलिए भी सर्वमान्य नहीं है कि सबके विचारों का आदर करता है। गणित हमेशा सच का आदर करता है। करेक्ट आंसर होगा ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये सत्य का विवेचन करने पर प्राप्त किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरे का ए। तीसरा प्रश्न है, यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होता है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टिकोण है।
कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, डॉक्टर राधाकृष्णन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। और अच्छा प्रश्न है, ये परिभाषा तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको, इसमें दिमाग लगाने का बिंदु नहीं है, ये परिभाषा सीधे सीधे याद रखनी होती है। लेकिन हाँ, ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गणित आज भी कई सारे छात्रों को कठिन प्रतीत होता है, और कठिन प्रतीत होने का कारण सिर्फ ये है कि बच्चों ने कभी गणित को आगमनात्मक तरीके से नहीं सीखा होता। ये बात मैं हमेशा अपनी गणित की हर क्लास में बोलता हूं। बच्चे ट्रिकबाज ज्यादा हैं, बच्चे इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कोई ऐसा छोटे से छोटा तरीका आ जाए जिससे समस्या का हल निकल आए। तो परिणाम यह होता है कि कुछ बार हल निकाल तो लेते हैं, लेकिन वो गणित में दक्ष नहीं हो पाते, इसीलिए किसी भी कठिन परीक्षा में औंधे मुंह आकर के गिरते हैं। तो ये कथन अच्छा है। ये परिभाषा किसकी है, इसको समझ लीजिए। ये परिभाषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, एनपीई 1986, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसकी परिभाषा है। इसे अपने नोट्स में शामिल कीजिए, इंपोर्टेंट परिभाषा है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ किस ग्रंथ से होता है? ये बच्चों को पता होना चाहिए कि गणित की हमारी भारतीय जो परंपरा है बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन, पूर्व वैदिक काल से भी गणित है। वैदिक काल में भी गणित था, और गणित का इतिहास जब खंगाला जाता है तो चाहे वो पूर्व वैदिक काल हो, वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल हो, वहां तक गणित के पैर जाते हैं। और हम अपने भारतीय संस्कृति में, सनातनी संस्कृति में गणित का प्रारंभ जिससे मानते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद चूंकि सबसे प्राचीन है, गणित का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। और बहुत सारे भारतीय गणितज्ञों ने विश्व को गणित में इतना कुछ दिया है, चाहे वो महावीराचार्य हो, चाहे वो भास्कराचार्य हो, चाहे वो आर्यभट्ट प्रथम हो, चाहे वो आर्यभट्ट द्वितीय हो, मैं प्राचीन काल की बता रहा हूं, और चाहे वर्तमान के रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम हो। तो वहां तक की जो परंपरा है बहुत विस्तृत परंपरा है। गणित का इतिहास बहुत बड़ा है, ये अध्ययन का विषय होता है, शोध का विषय होता है। आपको ये तथ्य ध्यान रखना है कि भारतीय गणित का जो इतिहास है उसका शुभारंभ ऋग्वेद से माना जाता है, जो कि प्राचीन, हालांकि अथर्ववेद में भी गणित के बहुत सारे सूत्र हैं, अथर्ववेद में भी गणित है। वेदांग ज्योतिष जो वेद व्यास जी ने लिखा, वहां से गणित के आपको तार जोड़ते हैं। तो गणित भारतीय संस्कृति में गणित बसा पड़ा है, रचा बसा पड़ा है। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 499 ईस्वी में, 499 ईस्वी यानी कि आज से लगभग 1700 साल पहले, पाई बराबर 3.1416 प्रतिस्थापित किया? और पाई का जो मान होता है, पाई चूंकि अपरिमेय संख्या होती है, इसका लगभग मान ये होता है 3.1416, तो ये मान जो प्रतिस्थापित किया भारतीय गणितज्ञ ने, तो आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट द्वितीय, रामानुजम, ब्रह्मगुप्त। रामानुजम तो बहुत नए हैं, इसलिए रामानुजम तो इसके हो नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट प्रथम ने। आर्यभट्ट प्रथम ने सबसे पहले इस बात को कहा कि पाई की जो वैल्यू होगी वो 3.1416 होगी। ये मान प्रतिस्थापित करने वाले भारत के गणितज्ञ। और आप देखेंगे, जैसे अभी आगे भी एक प्रश्न आ रहा है, तो भारतीय गणितज्ञों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन कालांतर में चूंकि उस योगदान को लिपिबद्ध नहीं किया गया या मानक स्वरूप नहीं दिया गया, और वो दूसरों के द्वारा प्रयुक्त होकर के हम विदेशियों के नाम से उसको पढ़ने लगे। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय किस भारतीय गणितज्ञ ने पूर्व में ज्ञात कर ली थी? मैंने कहा कि अगला प्रश्न हमारा, और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक ये जो मैं आपको मॉडल पेपर ये करा रहा हूं, ये मॉडल पेपर एमपी टेट के को दृष्टि में रख करके बनाए हैं। लेकिन ये किसी भी परीक्षा में, चाहे वो राजस्थान की सेकंड ग्रेड परीक्षा हो, राजस्थान की रीट परीक्षा हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, सी टेट हो, सबके लिए उतने ही उपयोगी है ये शिक्षण विधियों के पेडागोजी के प्रश्न। तो प्रत्येक कोर्स का बच्चा इसे आराम से देख सकता है, बड़े आराम से इससे लाभ उठा सकता है, सबके लिए समान उपयोगी है। तो पाइथागोरस प्रमेय, भारतीय पाइथागोरस प्रमेय की थी, पाइथागोरस प्रमेय ये थी, पाइथागोरस नाम के एक यूनानी गणितज्ञ ने सबसे पहले इस बात को कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है। कर्ण इसलिए होती है क्योंकि वो सबसे बड़े कोण के सामने होती। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो कोण होता है, एक समकोण होता है, दो न्यून कोण होते हैं, तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस ने कहा, और जिसे हम सूत्र रूप में लिखते हैं, कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
और ये जो बात थी, जैसे हम पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जानते हैं, ये थ्योरी, ये सिद्धांत हमारे भारत में एक ऋषि थे, बौधायन ऋषि, उन बौधायन ऋषि ने बहुत पहले दे दिया। तो ये जो प्रमेय है वो बौधायन प्रमेय के नाम से हमारे पाठ्यक्रम में कुछ समय तक शामिल भी की गई, बौधायन प्रमेय के नाम से पढ़ाई जाती थी। तो ध्यान रखेंगे ये जो सिद्धांत था कि समकोण त्रिभुज की जो कोई आकृति है उसमें समकोण के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा है उसका अकेले का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन इनमें से किसका होता है? व्यक्तित्व का, कौशल का, रुचि का, प्राप्ति उद्देश्यों का। और हमको लगेगा कि मूल्यांकन तो सबका ही होता होगा, व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन होता, हम तो व्यक्तित्व मापन की पद्धतियां पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। तो कौशल का भी होता है, रुचि का भी होता है, प्राप्त उद्देश्यों का। लेकिन ध्यान रखो, पेडागोजी की भाषा में, शिक्षण विधियों की भाषा में जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन का सीधा जो संबंध होता है, सीधा संबंध वो प्राप्य उद्देश्यों से होता है। और प्राप्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहा जाता है, जिन्हें शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है, जिन्हें कक्षा में अनुदेशन समाप्त करते ही, पढ़ाना समाप्त करते ही प्राप्त कर लिया जाता है, उन्हें प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है। और ध्यान रखो, मूल्यांकन में यही प्राप्य उद्देश्य प्रभावी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो मूल्यांकन जो होता है इनका होता होगा, लेकिन इनके अंदर जो टर्म है वो टर्म, टेक्निकल टर्म ये है, प्राप्य उद्देश्यों का होता है। जो उद्देश्य निर्धारित करके गए और कक्षा शिक्षण के बाद उसे प्राप्त कर लिया, अब उसके मूल्यांकन का समय है कि बच्चे ने मूल्यांकन के द्वारा ये पता किया जाएगा कि वो उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर होगा प्राप्य उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है 8वां, परिणाम का अनुमान लगाना किस प्राप्य उद्देश्य में आता है? परिणाम का, एक बालक परिणाम का अनुमान लगा लेता है तो हमारे जो उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति की कुछ सूचक क्रियाएं हैं। वो सूचक क्रियाएं हमको ये बताती हैं, उस क्रिया को देख करके हम ये तय करते हैं कि ये उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो परिणाम का अनुमान लगा लेना ये किस सूचक क्रिया का प्रतीक होता है? ज्ञान का, अवबोध का, अनुप्रयोग का, कौशल का। और ध्यान रखना है, परिणाम का अनुमान लगाना सीधे सीधे अवबोध का प्रतीक होता है, अवबोधात्मक क्रिया होती है परिणाम का अनुमान लगाना। और कौन कौन सी अवबोध के अलावा, अवबोध में और इसके अलावा, परिणाम के अनुमान के अलावा कौन कौन सी आती है? व्याख्या करना, अंतर करना, तुलना करना, सही उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना, ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, संबंध स्थापित करना, ये सारी क्रियाएं अवबोध की प्रतीक होती हैं। इसको कनेक्ट करेंगे और ये परीक्षा में कई जगह आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिक्षण, गणित शिक्षण सामग्री सेक्सटेंट किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो सेक्सटेंट जो है एक कोण मापी यंत्र होता है, ध्यान रखो, कोण मापी यंत्र, कोण मापी यंत्र होता है जिसे आउटडोर में, फील्ड में इसको काम में लिया जाता है, प्राय बड़े कोण जो होते हैं, बड़ी जगह के कोण मापन के लिए। तो सेक्सटेंट किस प्रकार की? श्रव्य दृश्य है? नहीं, श्रव्य नहीं है, श्रव्य दृश्य नहीं, श्रव्य नहीं, दृश्य सामग्री है, ये देखने की सामग्री है, क्योंकि कोण नापना है, इसमें से कोई आवाज नहीं आएगी कि मैं कोण आवाज नहीं देगा कि मैं इतना डिग्री का हूं, आपको नापना होता है। तो एक कोण मापी यंत्र होता है सेक्सटेंट, और ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, केवल दृश्य है। अगला प्रश्न है 10वां, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर, ध्यान रखो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर की बात है। और अज्ञात से ज्ञात की ओर जो विधि होती है ना, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पालन करता है? खेल विधि में, आगमन विधि में, प्रदर्शन विधि में, निगमन विधि में। अज्ञात से ज्ञात की ओर जो होती है वो निगमन विधि होती है, वो निगमन विधि होती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन, क्योंकि आगमन जो होती है वो तो ज्ञात से अज्ञात होती है, ज्ञात से अज्ञात होती है। प्रदर्शन जो होती है वो मूर्त से अमूर्त होती है, मूर्त से अमूर्त होती है। बच्चा सैद्धांतिक ज्ञान का मूर्त वस्तुओं के माध्यम से तत्काल पुनर्वलन प्राप्त करता है, जिसे प्रदर्शन विधि में देखो, सुनो और समझो के नाम से कहा जाता है। निगमन विधि जो होती है ये होती है अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात। और खेल विधि जो होती है, खेल विधि में ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात की बात नहीं होती, खेल विधि के मोटिव दूसरे होते हैं। तो चलिए, अज्ञात से ज्ञात जो शिक्षण विधि है, अज्ञात से ज्ञात निगमन होती है, आगमन ज्ञात से अज्ञात होता है,
आगमन निगमन विधि में एक अज्ञात सूत्र जिसका बच्चे को पता नहीं है कि कहां से आया है, उसका प्रयोग करके ज्ञात समस्याओं को हल किया जाता है। तो प्रश्न को करेक्ट आंसर लगाएंगे डी। अगला प्रश्न है गणित की वह विधि जिसका मुख्य उद्देश्य, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखो, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन द्वारा सीखना होता है। जीवन द्वारा सीखना, और जीवन का मतलब होता है व्यवहारिक अनुभव करके स्वयं करके बच्चा सीखे और प्रत्यक्ष क्रियाओं से सीखे। तो किस विधि में होता है, ध्यान रखो, ये प्रयोगशाला विधि में करके सीखने का सिद्धांत निहित होता है। नो डाउट विश्लेषण संश्लेषण में तो करके सीखना होता ही नहीं है, निगमन में करके सीखना होता ही नहीं है। तो प्रयोगशाला विधि और प्रायोजना विधि, इन दोनों में जो श्रेष्ठ आंसर है बात है जीवन द्वारा सीखना। और जीवन द्वारा सीखना प्रायोजना विधि में हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे एक प्रायोजना पे कार्य करते हैं और व्यवहारिक तौर पे काम करते हैं। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला के अंदर काम किया जाता है, करके सीखना होता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है। इसमें व्यवहारिक परिस्थितियों में बाहर कोऑर्डिनेट करके, सामंजस्य करके जीवन जैसे जिया जाता है, तो सामाजिक विकास की भावना सुदृढ़ होती है। बच्चा दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। प्रयोगशाला में बच्चा करके सीखता है, लेकिन स्वयं करके सीखता है अकेला, वहां ग्रुपिंग है उसकी बात नहीं है। तो जीवन द्वारा सीखना जो होता है, करेक्ट आंसर होगा प्रायोजना विधि। और प्रायोजना विधि वो है जिसका प्रतिपादन किसने किया, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने प्रतिपादन किया। तो एक प्रश्न हमारा ये भी हो जाता है कि प्रायोजना विधि के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम किलपैट्रिक है। ये आपको कनेक्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। नैदानिक परीक्षण, और ये जो नैदानिक परीक्षण है, ये ऐसा परीक्षण होता है जिसमें बालकों की कमजोरियों का पता करके उनके उपचार का समाधान किया नहीं जाता है, समाधान का सुझाव दिया जाता है, और वो समाधान किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में। तो का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है बालकों द्वारा की गई गलतियों व कमजोरियों का जानना। बिल्कुल सही है, ये निदानात्मक परीक्षण का काम होता है। पिछड़े बालकों की पहचान करना, ये होते ही होता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, ये होते ही होता है। और उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, निदानात्मक परीक्षण फीडबैक देता है कि बच्चा इस वजह से नहीं सीख पा रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये कमी है, इसमें सुधार लाए, तो सुधार लाया जाता है। पिछड़े बालकों की पहचान होती है, बालकों की गलतियां कमजोरियां जो होती हैं, त्रुटियां जो होती हैं, उनके कारणों का पता लगाया जाता है, उनकी परिस्थितियों का पता लगाया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण इन तीनों संदर्भों में सही है। ये तीनों विकल्प इसके लिए सही होंगे। 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए, एक बार देखें विकल्प। सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, यानी कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चा सीखने के अनुभव ले रहा है, क्या उस समय मूल्यांकन करें? बिल्कुल करना होता है। सीसीई ने तो कहा ही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब संचालित हो रही हो उस समय लगातार मूल्यांकन किया जाए। तो सीखने के अनुभव प्रदान करते समय मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, एक बार चारों विकल्प पढ़ लें। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, जब आप बच्चों को उद्देश्यों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है, और वो बच्चे प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस समय किया जाना चाहिए। उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद, तो करते समय, इस स्पष्टीकरण करते समय, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, और ये सब करने के बाद, और उपरोक्त सभी स्तरों पर। ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी स्तरों पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन जो होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जब चलती है उस समय भी किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रारंभ में भी एक मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभ में, अब बच्चों के दिमाग में होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित हुई नहीं है फिर मूल्यांकन करने का, उसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। और वो इसलिए किया जाता है, इसको आप सरल भाषा में समझिए कि मैं जिस कक्षा को पढ़ाने के लिए गया हूं उसमें मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाने की जो प्रक्रिया चल रही होगी उस समय भी मूल्यांकन करूंगा, और जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद भी मूल्यांकन करूंगा कि बच्चे ने कितना सीखा है। लेकिन सवाल ये है कि वो सीखना सिखाना प्रारंभ करने से पहले मैं मूल्यांकन क्यों कर रहा हूं, ये भी जरूरी होता है। ये इसलिए करना होता है
इसलिए आवश्यक होता है प्रक्रिया से पहले, जिससे हमने कहा उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय वो इसलिए जरूरी होता है प्रक्रिया के प्रारंभ में कि फिर मैं ये तय कर सकता हूं एक शिक्षक होने के नाते कि मेरी कक्षा का बौद्धिक स्तर क्या है, तो फिर मुझे अपने पढ़ाने की योजना किस तरीके से बनानी है। तो संपूर्ण प्रक्रिया जो चलेगी, पूरी यात्रा जो चलेगी, उसमें मुझे किस बच्चे के साथ कैसे काम करना है, इसके लिए प्रक्रिया के प्रारंभ में मूल्यांकन किया जाता है। फिर प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा, प्रक्रिया के बाद किया जाएगा, तो प्रत्येक स्तर पे किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा 13वें का डी। अगला प्रश्न है 14वां, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता। आप जानते हो प्रयोगशाला विधि जो होती है ना, प्रयोगशाला विधि, ये प्रयोगशाला विधि जो होती है ये आगमन विधि पर आधारित होती है। आगमन विधि का क्रियात्मक रूप होती है, यानी कि आगमन विधि पर आधारित तो होती है लेकिन क्रियात्मक भी होती है, कौशलात्मक, यानी कि कौशलों की प्राप्ति होती है, करके सीखना नहीं तो होता है। तो आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। तो ध्यान रखिए जो सिद्धांत लगेंगे इसमें, शिक्षण सूत्र लगेंगे इसमें, वो आगमन के लगेंगे। तो प्रयोगशाला विधि किसका, करके सीखना होते ही प्रश्न बोला है कि किस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, प्रतिपादन नहीं, तो किसका नहीं किया जाता, इसका मतलब 3 का किया जाता है। तो करके सीखने का होते ही है, निरीक्षण से सीखने का होते ही होता है, स्थूल से सूक्ष्म, और ध्यान को स्थूल से सूक्ष्म ये आगमन विधि से सीधे कनेक्ट होता है, इसका भी किया जाता है, लेकिन इसका नहीं किया जाता सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से स्थूल, और ध्यान को सूक्ष्म से स्थूल होता है ये तो निगमन होता है, निगमन। और आगमन और प्रयोगशाला विधि तो आगमन पर आधारित है, सूक्ष्म से स्थूल निगमन प्रक्रिया है, स्थूल से सूक्ष्म आगमन प्रक्रिया है। तो ये आगमन का सिद्धांत है, करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, ये तो होता ही होता है प्रयोगशाला विधि में। तो इसका पालन होता है, इसका पालन होता है, इसका पालन होता है, सूक्ष्म से स्थूल इसका पालन नहीं होता। ये प्रयोगशाला विधि के संबंध में गलत शिक्षण सूत्र है। और लास्ट प्रश्न है आपके इस मॉडल का, लास्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने, अच्छा प्रश्न है ध्यान रखिए, पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। और देखिए मैं इस प्रश्न को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व, बात पूर्व की है। मैं बच्चों को कोई पाठ पढ़ा लेना चाहता हूं, पढ़ा रहा हूं, उससे पहले मुझे निम्न में से किसका ज्ञान कर लेना आवश्यक है। और इसको ध्यान से बहुत अच्छे से समझ लो, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एक बार विकल्प देख लो, संबंधित पाठ के उद्देश्य, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियां, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों अच्छे लग रहे हैं, तो तीनों में से कोई ना कोई तो होगा। समस्या तो जब आती जब इसमें होता उपरोक्त सभी, तो बच्चे ज्यादा फंसते, क्योंकि जब बच्चों को विकल्प में सारी ठीक ठाक लगने लगते तो उपरोक्त सभी में कूद पड़ते हैं, और ऐसे बच्चे कई बार बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इन तीनों में से कोई होगा। और ध्यान रखिए इन तीनों में से संबंधित पाठ की शिक्षण विधियां ये भी पढ़ाने से पहले तय कर लेनी चाहिए। पाठ के प्रश्न बैंक ये भी कर लेते हैं तो ठीक रहता है, आइडिया रहता है कि इस पे कैसे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है इन तीनों में, कि किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि संबंधित पाठ के उद्देश्य क्या है। ये जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी.एस. ब्लूम ने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिध्रुवी मॉडल दिया, उसमें इस पहले ध्रुव पर होता है उद्देश्य, दूसरे पर होता है अधिगम अनुभव, और तीसरे पर होता है मूल्यांकन। और इस बात को कहा बी.एस. ब्लूम ने, और उसके आपने बीएड में, बीएससी में आपने पढ़ा है, इस बात को कहा कि जो उद्देश्य होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करते समय सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होता है, उसके बाद अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, और सबसे अंत में मूल्यांकन किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? इसलिए कि ये उद्देश्य जो आपने निर्धारित किए थे, इन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, और अगर हुई तो किस सीमा तक हुई।
तो पाठ पढ़ाने से पहले अध्यापक को सबसे पहले यह तय करना होगा कि उद्देश्य क्या है, तब वो अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। तो विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि इस मॉडल पेपर में, प्रथम मॉडल पेपर में आपके साथ जो चर्चा मैंने की है, वो चर्चा से आपको एक अच्छी समझ बनने का काम हुआ होगा। निश्चित तौर पर आपका विजन जो है वो धीरे धीरे खुलता जाएगा। आप मॉडल पेपर को अटेंड करते जाइए। मैं इसी प्रकार के अच्छे स्तर के प्रश्न, सूचनात्मक और चिंतन दोनों स्तर के प्रश्नों का समावेश, और हर प्रश्न के अंदर जो भी सूचनाएं एक्स्ट्रा देनी है जिससे आपके कुछ और प्रश्न तैयार हों, ऐसे प्रयास करके मैं अच्छे स्तर के आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। इन मॉडल पेपर्स के साथ आप अपनी तैयारी को एक दिशा दीजिए, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, और मैं आपके सिलेक्शन तक आपकी दृढ़ योजना में उतनी ही दृढ़ता से, बल्कि उससे ज्यादा दृढ़ता से आपके साथ। तो जुड़े रहिए प्रत्येक मॉडल पेपर में। दूसरा मॉडल पेपर नंबर 2 मैं गणित पेडागोजी का लेकर के आता हूं, उसमें हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।